हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इसमें पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है जागीरदार और ज़मींदार सिस्टम के बारे में। तो पहला कह रहा है कि जागीरदार होल्डर्स से लैंड असाइनमेंट्स के इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़। जागीरदार जो थे वो लैंड असाइनमेंट्स उनको मिलता था, वो होल्ड करते थे, जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी करते थे तो मिलता था। ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू राइट्स उनको मिलता था एंड उनको उनको और कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, बस उनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हम देखेंगे कैसे। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि लैंड असाइनमेंट्स जागीरदार के हेरिडिटरी थे और रेवेन्यू राइट्स जमींदार के हेरिडिटरी नहीं थे। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, स्टेटमेंट भी गलत है। दोस्तों, जो जमींदार होल्डर्स थे रेवेन्यू राइट्स के, उनके उनके ऑब्लिगेशंस, ऐसा नहीं है कि उनके कोई ऑब्लिगेशंस नहीं थे, उनका बस रेवेन्यू कलेक्शन का काम था। दोस्तों, ज़मींदार कभी कभी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते थे, तो उनका काम थोड़ा ब्रॉड था। और दोस्तों, जो जागीरदार थे वो फ्यूडल लैंड्स ग्रांट्स उनको दी जाती थी। और लैंड असाइनमेंट्स जो जागीरदार के थे वो हेरिडिटरी नहीं थे, और जो रेवेन्यू राइट्स जमींदार के थे वो हेरिडिटरी है। यहाँ पे ऑपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा आपका डी। विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंट इंडिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सीलिंग laws were aimed at family holdings and not the individual holdings. Major aim of the land reforms was providing agricultural land to all the landless. It resulted in cultivation of crops. Cash crops is a predominant form of cultivation. और land reforms permitted no exemptions to the ceiling limits. तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि जो मेजर एम था लैंड रिफॉर्म्स का वो एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करना था जो लैंडलेस है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था कि कुछ सेक्शंस के पास जो था सरप्लस लैंड था, और कुछ सेक्शन के पास बिल्कुल लैंडलेस थे, वो उनके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं था, और उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया और सोचा कि जो जिनके पास सरप्लस लैंड है उनसे वो ज़मीन लेके लैंडलेस को प्रोवाइड किया जाए। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट बताना है कि कौन पब्लिश करता है। IMF, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये पब्लिश करता है। चार्टर एक्ट 1813 के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहे हैं इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1813 का जो एक्ट था उसमें जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि आप जो है वो चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और आप चाय में भी। तो ऐसे ऐसे लोग ट्रिक याद करते हैं, चाइना और चाय, तो ये दो एक्सेप्शन था, बाकी उनकी मोनोपोली एंड कर दी गई थी। और दोस्तों, इट एसेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाई कंपनी। ये स्टेटमेंट भी सही था कि जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी थी इंडियन टेरिटरीज पे वो कंपनी के द्वारा हेल्ड किया जाता था। और नेक्स्ट कह रहा है कि द रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, किसी और एक्ट में ऐसे ये बात बोली गई थी, 1813 के एक्ट में ये बात नहीं बोली गई थी। और दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 में आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का रिजोल्यूशन रखा गया था। पहली बार एजुकेशन के लिए कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया था। हाँ, तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ए। अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, कह रहा है कि इट कॉन्ट्रीब्यूटेड द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट्स थे उनको हमने रिवाइव करने की कोशिश की स्वदेशी मूवमेंट के तहत। जो पार्टीशन की बात जो की थी, बंगाल पार्टीशन 1905 में कर्जन ने, तो दोस्तों उसके बाद जो थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और फिर स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स को बायकॉट कर रहे थे लोग, और जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट्स हैं उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है।
और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया था स्वदेशी मूवमेंट के पार्ट में। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको पेयर देखना है, एक मूवमेंट है, एक लीडर है। तो पहला है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग क्या महात्मा गांधी का है? ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों सही है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी का है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एंटी अनटचेबिलिटी लीग है यहाँ पे बहुत लोग बी आर अम्बेडकर भी सोच सकते हैं और गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन होता तो वहाँ पे फिर वो बी आर अम्बेडकर हो जाते, लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हरप्पन साइट। आपको बताना है कि कौन सा हरप्पन साइट नहीं है। चान्हू-दारो, कोट दीजी, सोगौरा एंड देसालपुर। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोगौरा। दोस्तों यहाँ पे जो चान्हू-दारो है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, कोट दीजी सिंध में, सोगौरा जो है आई थिंक ये यूपी में है, और देसालपुर है ये गुजरात में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, नॉर्थ पूछा है तो सोगौरा। In which of the following relief sculpture inscriptions is Rano Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of the Ashoka? तो आपको बताना है क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा है। ए है कंगनाहली, सांची, शाहबाजगढ़ी एंड सोगौरा। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कंगनाहली। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि कंसिडर करते हुए आपको बताना है कि कौन से महायान बुद्धिज़्म के फीचर्स हैं। आपको महायान बुद्धिज़्म के फीचर्स बताना है। फर्स्ट है डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व एंड इमेज वर्शिप ऑफ रिचुअल्स। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 to 3। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बुद्धा हैं उनके दो इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं, एक है हीनयान और एक है महायान। तो दोस्तों जो हीनयान है ये ओल्ड स्कूल है, और महायान जो है ये न्यू स्कूल है बुद्धिज़्म का। मतलब ये इतना भी नया नहीं है, बट ये लेटर डेवलप्ड हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो महायान बुद्धिज़्म है ये बोधिसत्व को मानते हैं, बोधिसत्व मानते हैं। इनका कहना ये होता है कि अगर लिब्रेशन, जो लोग कैपेबल हो जाते हैं लिब्रेशन के, यानी कि वो मोक्ष के लिए अगर कैपेबल हो गए, फिर भी वो मोक्ष नहीं लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे को फिर वो पाथ दिखाते हैं वो लिब्रेशन लेने के लिए, और इस तरीके से वो लोगों की सफरिंग्स को कम करने की कोशिश करते हैं। ओके नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर, विस्टी जिसको कहते हैं, जो कि गुप्ता पीरियड में था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है विस्टी के रिगार्डिंग। तो आप ये भी ध्यान रखना कि फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है विस्टी, और ये था गुप्ता पीरियड में। तो इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। क्या ये सोर्स है स्टेट का, इनकम है, या फिर टैक्स जो लोग पे करते हैं, या फिर टोटली एब्सेंट मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, एंड द फोर्स्ड लेबरर एंटाइटल्ड फॉर द वीकली वेजेस, या फिर एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स्ड लेबर। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये एक तरह का इनकम था जो कि स्टेट को दिया जाता था लोगों के द्वारा। अगला सवाल है कि कल्याण मंडप, बिल्डिंग कल्याण मंडप जो नोटेबल फीचर है ये किसके किंगडम का इम्पॉर्टेंट फीचर है? चालुक्य, चंडेलास, राष्ट्रकूटास या फिर विजयनगर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है विजयनगर का कल्याण मंडपम जो था वो नोटेबल फीचर है। और दोस्तों ये क्या है, तो ये टेम्पल से रिलेटेड है, आप ये भी ध्यान देना। दोस्तों जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग इससे एक सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है, तो इसमें फर्स्ट है कि एक नगर होता है या फिर नागरा, और एक द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो दोस्तों जो नॉर्थ इंडियन में जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है टेम्पल्स की,
उसे हम नगर या नागरा स्ट्रक्चर कहते हैं। जो साउथ इंडियन में स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसे हम द्रविडियंस कहते हैं। और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप पढ़ लेना। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे फ्लैट रूफ़ होता है, जो रूफ़ होता है वो फ्लैट है, फिर उसके ऊपर आमलक होता है, फिर कलश होता है, फिर ये फ्लैग होता है। जो फ्लैग होता है वो सॉवरेनिटी का सिंबल है। और दोस्तों जो द्रविडियन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल. The Ikta system of Sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली, यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली सल्तनत की थी वहाँ पे जो इंचार्ज थे रेवेन्यू कलेक्शन के उसको आमिल कहते थे। और दोस्तों इक्ता सिस्टम जो था ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन कोई एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था ये। और जो मीर बख्शी का जो ऑफिस था ये दिल्ली सल्तनत का नहीं था। मीर बख्शी जो था ये मुगल्स के टाइम का था। तो काफ़ी जो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स एम्पायर के टाइम पे कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि सेंट निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सिरहिंदी. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2। दोस्तों अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर करना है स्टेटमेंट। महात्मा गांधी इंस्ट्रूमेंटल थे इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर. और इन लॉर्ड कैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर. And consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 1 सही है, 2 गलत है और 3 सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। दोस्तों जो सॉल्ट मार्च था उसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है गांधीयन एरा का। और दोस्तों ये आप याद रखना है कि ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इसे लॉन्च किया था। इसमें उन्होंने दोस्तों जो सॉल्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी तो उसे उन्होंने ब्रेक किया था खुद से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके। और कहाँ पे, तो वो साबरमती से डांडी गए थे पैदल। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको बताना है कि पर्सन और पोजीशन हेड। तो सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, केसी नियोगी मेंबर थे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड पीसी जोशी जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, केसी नियोगी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड पीसी जोशी जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। दोस्तों अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द मियां तानसेन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि तानसेन जो थे उनको टाइटल दिए थे एम्पेरर अकबर ने। तानसेन ने ध्रुपद कंपोज किया था हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस के लिए। तानसेन ने कंपोज किया था सॉन्ग्स भी, और उन्होंने काफ़ी सारे राग को भी इन्वेंट किया था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था। तो तानसेन को टाइटल अकबर ने नहीं दिया था, वो ग्वालियर के राजा थे, आई थिंक राजा विक्रमजीत नाम था उनका। नेक्स्ट, Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from the illustrated manuscripts to album and individual portrait?
तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग थी वो अपने पीक पे थी। जहांगीर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स को पोर्ट्रे करते थे और वो खुद ही बहुत अच्छे एक पेंटर भी थे। अगला सवाल है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है, जिसको हम एम भी कहते हैं, AIM, ये किसके अंडर में सेटअप किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अ आर्कटिक सर्कल, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा A, यानी कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।